मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत इसलिए दी गई है क्योंकि उसका दिल एक औरत से नहीं भरता। समझी तुम? महक की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि अरसलान ने दूसरी शादी का ऐलान करके उसे हक्का बक्का कर दिया था। जो शख्स कल तक जान छिड़कता था आज उससे नजरें चुरा रहा था, लेकिन किसी को ये इल्म न था कि अरसलान दूसरी शादी किससे कर रहा था। निकाह के फौरन बाद महक गुस्से से अरसलान की नई बीवी को देखने गई, मगर जैसे उसने घूंघट उठाया उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आज अपनी बेटी को जल्दी सुलाते हुए वो उठकर तैयार होने लगी। आज खास तौर पर उसने अरसलान की पसंद का रंग पहना था। सी ग्रीन रंग की खूबसूरत ड्रेस में उसने लंबे बालों की चोटी बनाकर उसे कंधे पर गिरा लिया। 2 शरारती लटें उसके चेहरे को छू रही थीं। होठों पर नरम मुस्कान और चेहरे पर फैला हुआ अरसलान को पा लेने का एहसास इस कदर दिलकश था कि उसके हसीन चेहरे की दिलकशी को और बढ़ा गया। उसने पलटकर काट में लेटी हुई अपनी नन्ही सी बेटी को देखा, जो हूबहू अरसलान की कॉपी थी, लेकिन उसकी पैदाइश के बाद से ही अरसलान उसकी तरफ से पूरी तरह लापरवाह हो गया था। लापरवाही तो शायद उसने पहले ही बरतना शुरू कर दी थी, लेकिन अब हालात काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे और महक ने सोच लिया था वो अपने और अरसलान के बीच की दूरियों को मिटाकर रहेगी। इसलिए आज बहुत मन से अरसलान के लिए तैयार हुई थी। तैयार होने के बाद वो काफ़ी देर तक अरसलान का इंतजार करती रही, लेकिन शायद आज वो देर से घर आने वाला था। इसीलिए उसने सोफे पर अपना सर टिका दिया ताकि बेड पर लेटने की वजह से कहीं उसकी आंख न लग जाए। तभी कुछ देर बाद अरसलान दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में दाखिल हुआ और वो चौंकते हुए जैसी गहरी नींद से जाग उठी थी। अंदर आते हुए अरसलान ने भी उसे हैरत से देखा। वो अब तक जाग रही थी। हालांकि जब भी वो देर से घर आता तब तक वो सो चुकी होती थी, क्योंकि सुबह उसे जल्दी उठकर घर का हल्का फुल्का काम समेटकर अपनी जॉब के लिए निकलना होता था। इसलिए उसकी रूटीन थी कि वो रात को जल्दी सो जाती और सुबह जल्दी उठती। आपने आने में काफ़ी देर कर दी, उसने उठते हुए फिक्रमंदी से अरसलान को देखते हुए कहा। जब उसने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ाए, महक को हैरानी हुई थी आज उसका सजा सवरा रूप भी अरसलान पर असर नहीं कर सका था, जबकि ये कल की ही तो बात थी। अगर वो जरा सा भी तैयार हो जाती तो अरसलान उसे घंटों देखा करता था। उसके सजाए हुए होंठ, उसकी खूबसूरत नशीली आंखें और चमकती हुई रंगत, अरसलान इन सब चीज़ों का दीवाना था। वो उसके लंबे बालों की चोटी को हैरत भरी नज़रों से देखता और फिर अपने हाथ में थाम लेता, फिर उन्हें खोल कर उसकी कमर पर ऐसे बिखेर देता जैसे कोई झरना बह रहा हो। और आज उसने पलट कर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। महक के दिल में एक हूक सी उठी थी, लेकिन फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। बेड की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो एक बार फिर अरसलान के करीब जाकर बैठ गई। फिर धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर उसने उसकी आंखों में झांका। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? उसका लहजा भी आज बहुत खूबसूरत था। वो बेपनाह खूबसूरत और असरअंदाज लहजा जो किसी नशे की तरह अरसलान पर हावी हो जाता था। लेकिन आज अरसलान ने एक नज़र भी उसे देखा नहीं था, और अब देखा तो फिर से रुख मोड़ लिया। सोना चाहता हूँ, सो जाओ तुम भी, लाइट ऑफ कर दो। वो उसकी तरफ अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर कदम बढ़ा रही थी, जबकि वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। शायद अरसलान नहीं जानता था कि नज़रअंदाज कर देने का दुख दिल पर कितना गहरा असर करता है। ये क्या बात हुई अरसलान? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सो रहे हैं। एक बार फिर उसने धीरे से कहते हुए बात का आगाज़ किया, जब अरसलान ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। मैंने एक बार कह दिया कि सो जाओ, तुम्हें एक बात की समझ नहीं आ रही? और उसके जिल्लत भरे लहजे पर महक का चेहरा बेख्तियार सुर्ख हो गया। वो उसका शौहर था, उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन अरसलान का यूँ ठुकरा देना बेहद जिल्लत भरा था। वो बयान भी नहीं कर सकती थी। ये क्या बदतमीजी है अरसलान? मैं बीवी हूँ आपकी। और अरसलान ने सख्ती से उठते हुए उसका मुंह अपनी सख्त पकड़ में दबोच लिया था। आज के बाद अगर मेरे सामने तुमने इस लहजे में बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। बदलो अपना ये हुलिया और सोने के लिए लेट जाओ। और हाँ, सुबह अम्मी को गैस का बिल भरने के लिए 4000 रुपये दे देना। और वो हैरानी से उसे देखती रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे। यानी अब वो सिर्फ इस काम के लिए रह गई थी कि घर का बिल भरकर घर के खर्चे चलाए। उसके दिल में मौजूद हसीन जज्बात क्षण से टूट गए और इतनी शिद्दत से टूटे कि उसकी किरचियाँ उसकी रूह में उतर गईं।
सामने बैठा शख्स उसका सबसे प्यारा शौहर था। वो न सिर्फ सोने के लिए लेट गया बल्कि कुछ ही मिनटों में कमरे में उसकी भारी सांसों की आवाज़ भी गूंजने लगी। वो बाकी सो गया था, उसे नज़रअंदाज करके। इस हद तक उसका दिल दुखाकर बोझल कदमों से चलते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने नज़रें उठाकर अपने हसीन रूप को देखा। वो कम खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन शायद वो उस शख्स के दिल से उतर चुकी थी जो उसके दिल में अब भी बसा हुआ था। रगड़ते हुए उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से साफ कर दिया। उसके आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके चेहरे को भिगो रहे थे। कुछ देर बाद उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे दूध पिलाया और फिर धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। जब से वो पैदा हुई थी उसे एक बार भी अपने बाप की मोहब्बत नसीब नहीं हुई थी। उसकी पैदाइश के बाद ही उसके बाप ने रुख फेर लिया था और अब वो उसे सुलाने ही वाली थी कि साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल अचानक बजने लगा। अरसलान की नींद खराब न हो इसलिए उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर कॉल काट दी, लेकिन सामने मौजूद नंबर को देखकर वो चौंक उठी थी। स्वीटहार्ट के साथ सेव नंबर उसके दिल में अनजाने डर को जन्म देने लगा। उसने नरमी से हाथ बढ़ाते हुए मोबाइल उठा लिया, पासवर्ड लगाया और मोबाइल खुल गया। शायद अरसलान को उम्मीद नहीं थी कि वो उसका मोबाइल उठाकर देखेगी, इसलिए उसने कभी पासवर्ड बदलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। कॉल लॉग खोलकर देखी तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। दिन में लगभग 8 बार उस नंबर पर कॉल की गई थी और हर बार एक लंबी बातचीत के बाद कॉल ख़त्म की गई थी। इसके अलावा मैसेज बॉक्स खोलते हुए वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसे यूँ महसूस हुआ जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बंटवारा नहीं, और ये तो शराकतदारी थी। उसका शौहर उसकी मौजूदगी में किसी और के साथ मोहब्बत भरी बातें करता था, किसी और को हसीन ख्वाब दिखा रहा था जो एक अरसे तक उसने उसे दिखाए थे। इससे ज़्यादा वो देख ही न सकी। उसकी आंखें धुंधलाने लगीं और हाथ बुरी तरह कांपने लगे। अरसलान मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। वो तो समझती थी शायद मसरूफियत और हालात की वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो चुका है। वो हर लम्हा उसका साथ देने की ठान लेती थी, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। मोबाइल रखते हुए उसने अपनी बहती हुई आंखों को साफ किया। एक औरत के लिए कितना दर्दनाक होता है वो लम्हा जब उसका शौहर उसे धोखा देकर किसी और के साथ मोहब्बत की बातें शुरू कर दे और उसे मोहब्बत के आसमान की ऊंचाइयों की सैर करवाने लग जाए। और अरसलान एक ऐसा ही शख्स साबित होने वाला था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी मोहब्बत में गलती कहाँ रह गई थी। उसकी रोती हुई आंखों में वो मंजर घूम गया जिस रोज़ वो स्कूल की सीढ़ियाँ उतरती आ रही थी और आखिरी सीढ़ी के करीब उसे अरसलान मिल गया था। वो कोई पहली मुलाकात नहीं थी, वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे और स्कूल के काबिल तरीन टीचर थे। जहाँ वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी वहीं वो बड़ी क्लास की लड़कियों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाया करता था। वो स्कूल का एक काबिल और इज्जतदार शख्स था जिसे हर कोई इज्जत की नज़र से देखता था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते हालात से लड़ने के लिए वो भी नौकरी करने पर मजबूर थी। अपने पिता का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई ख़त्म करते ही वो करीबी स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगी और वहीं कुछ ही समय बाद वो और अरसलान एक दूसरे की नज़रों का मरकज़ बन गए। महक ने महसूस किया कि अरसलान जहाँ भी कहीं उसे मिलता था वो उसे नरम नज़रों से देखता रहता, उसे अपने करीब महसूस करना चाहता और हल्के फुल्के अंदाज में उससे बात भी कर लेता, जबकि वो बस खामोशी से मुस्कुरा देती थी। पहले वो यूं ही था कि उसे अच्छा लगने लगा और फिर बहुत अच्छा। वो एक पढ़ा लिखा आकर्षक मर्द था और उसकी तरफ दिल का झुकाव एक फितरी सी नेचुरल बात थी और उसकी उम्र का तकाजा भी थी। उसके मुकाबले में महक भी एक ऐसी लड़की थी जिस पर उठने वाली हर नज़र ठहर जाती। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद नहीं था, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सांवली और पुरकशिश रंगत देखने वालों को अपना दीवाना बना लेती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काबिलियत और कॉन्फिडेंस झलकता था, उसके लंबे बाल जिन्हें वो चोटी में बनाकर कमर पर गिराए रखती, और सादगी व मासूमियत के साथ गले में सलीके से पड़ा उसका दुपट्टा। और यही खूबियाँ थीं कि जिन्होंने अरसलान हसन को उसका दीवाना बना दिया था। नज़रों के पैगाम को समझते हुए उसने भी आसानी से ये बात कबूल कर ली थी कि अरसलान हसन धीरे धीरे उसे अपने दिल की सबसे ऊंची जगह पर बिठा चुका है। लेकिन चूंकि अभी ज़बान से ऐसा कोई इकरार नहीं हुआ था, इसलिए उसे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। वो कभी भी इस मामले में पहल नहीं कर सकती थी।
उस रोज उसे जल्दी थी। अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसीलिए उसने प्रिंसिपल से इजाज़त ली और स्कूल से घर के लिए निकल ही रही थी कि सामने से उसे अरसलान आता हुआ दिखाई दिया। वो आज भी उसे वैसे ही हसीन नज़रों से देख रहा था, वो नज़रें जो उसे देखकर खो जाने पर मजबूर कर देती थीं। ब्लैक कलर की फ़्रॉक और पैजामे में खूबसूरती से सर पर दुपट्टा टिकाए, हाथों में बैग थामे वो काफ़ी जल्दबाजी में नजर आ रही थी। आज मौसम हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और उस रोज़ उन्होंने पहली बार नज़रों से ज़बान तक का सफ़र तय किया। आप कहीं जा रही हैं मिस महक? उसने बेहद नरम लहजे में पूछा और महक ने दिल थाम लिया। वो पहली बार उससे इस तरह मुखातिब हुआ था। तेज चलती हवा, इर्द गिर्द का बिखरा हुआ मंजर, बेहद खूबसूरत मौसम और उस सूरत हाल में इतने करीब खड़े दो दीवाने, इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर अरसलान की ओर देखा। अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए घर जा रही हूँ। आपको छोड़ दूँ? उसकी तरफ से पेशकश की गई और महक ने उसकी पहली ही पेशकश को नरमी से ठुकरा दिया। नहीं, भाई मुझे लेने आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वो नरमी से उसे देखती हुई उसके करीब से गुजर गई, लेकिन उस हवा ने जैसे अरसलान के एहसास को छू लिया था। वो उसके बदन से टकराकर और भी महक उठी। अरसलान काफ़ी देर तक उस हवा के झोंके को अंदर तक महसूस करता रहा। पलटकर उसने महक को जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। उस रोज उसे ये इकरार करना पड़ा कि अगर सामने मौजूद ये लड़की उसकी दस्तरस में ना आई तो शायद वो अपनी दस्तरस में आने वाली किसी भी लड़की से इस तरह की मोहब्बत नहीं कर पाएगा जैसी मोहब्बत वो महक रजा से करता है। ये तो बस बातों की शुरुआत थी और उस रोज के बाद वो दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातों का आगाज भी हो चुका था। और फिर एक रोज उसने उसकी सुरमई आंखों में देखते हुए साफ कह दिया, मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करने लगा हूँ महक। और महक को यूँ महसूस हुआ जैसे एक पल के लिए उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो। गरीब घराने की लड़कियाँ जिनके कंधों पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ होता है, जब मोहब्बत उन पर पहली बार मेहरबान होती है तो वो कुछ देर के लिए सांस लेना भूल जाती हैं। और ऐसा ही महक के साथ भी हुआ था। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। अरसलान का दिलकश चेहरा उसकी आंखों में समाया रहा। ये सच्चाई थी कि वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन शादियों के बाद अक्सर भाई बहनों की तरफ से बेपरवाह हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था। तीनों भाई अलग अलग अपने घर में अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी थे, जबकि बूढ़े माँ बाप का बोझ वो खुद अपने कंधों पर उठाए हुए थी। स्कूल की तरफ से उसे इतनी अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी कि उन तीनों का गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता और अब्बा की पेंशन एक अतिरिक्त सहारा होती। उसकी माँ धीरे धीरे उसके दहेज का सामान तैयार करके संभाल रही थी। अगली सुबह एक बार फिर वो उसे आंतरिक दरवाजे पर मिल गया। नज़रों का टकराव हुआ और वो नज़रें झुकाकर गुजरने लगी जब अरसलान ने धीरे से उसे आवाज़ दी और बिना सोचे समझे ही महक के कदम रुक गए। तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से इकरार समझूं महक? न जाने वो उसे क्या बता रहा था या पूछ रहा था और महक के होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान दौड़ गई। वो मुस्काई और सामने खड़े शख्स को अंदर तक सरशार कर दिया और उस रोज के बाद वो और भी उसकी दीवानगी पर उतर आया था। पूरे स्कूल को पता था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। महक नहीं चाहती थी कि वो बेवजह बदनाम हो या ये बात उसके भाइयों तक पहुंच जाए, इसलिए उसने अरसलान से साफ साफ कह दिया कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो अपनी माँ को रिश्ता लेकर आने को कहे। और फिर अगली ही शाम जुबैदा बेगम उसके घर मौजूद थीं। रजत साहब के सामने उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। कुछ दिनों की सोच विचार के बाद उन्होंने हामी भर दी। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी भी अरसलान को पसंद करती है और वैसे भी वो एक शरीफ और एक अच्छा इंसान है जो उनकी बेटी को खुश रख सकता है। माँ बाप रिश्ता करते वक्त सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचते हैं। उन्हें न रोजी की फिक्र होती है न दौलत की। वो तो कम रोजी में भी अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं, बस इस शर्त पर कि उनका दामाद उन्हें हमेशा खुश रखेगा, उनकी इज्जत करेगा। यही रजत साहब ने भी किया। अपने बेटों से आपसी सलाह मशवरा करके उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। इधर जुबैदा बेगम ने चालें चलनी शुरू कर दी। दहेज में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वहाँ महक ने तहजीब से उन्हें यह एहसास दिला दिया कि वे इतनी महंगी और बड़ी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। उसे पता था कि उसका बाप एक गरीब इंसान है। वो ज़रूरत की चीज़ें तो दे सकता है, मगर गैर ज़रूरी और महंगी चीज़ें नहीं।
जुबैदा बेगम का चेहरा एकदम उतर गया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी बहू ने उनके सामने जबान चलाई, मगर वक्त की मांग थी, इसलिए खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन महक नहीं जानती थी कि उसे इसके बाद क्या क्या सहना पड़ेगा। 2 महीनों के अंदर अंदर दोनों घरों की रजामंदी से शादी की तारीख तय कर दी गई और दोनों घरों में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। रजै साहब का इरादा था कि वो सादगी से ही निकाह की रस्म अदा करेंगे। इन दिनों चाहे जाने का एहसास महक पर बुरी तरह हावी था। उसे लग रहा था जैसे वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रही है, जैसे उसे जमीन पर कभी लौटना ही नहीं। शुरुआत में जब किसी औरत को चाहे जाने का एहसास होता है तो वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझने लगती है। उसका पसंदीदा मर्द उसके लिए ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत बन जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वही शख्स उसे आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन की गहराइयों में इतनी शिद्दत से ढकेल देता है कि वो ज़मीन के नीचे दबकर अपनी तमाम ख्वाहिशों का गला घोंट देती है। जिस रात वो सजे हुए कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, वो रात उसके लिए ख्वाबों से भरी सबसे खूबसूरत रात थी। जब अरसलान मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठा तो उसकी धड़कनों को छू गया। सामने सलोने रूप को देखकर मेकअप ने किसी सोने से जड़े गहने जैसा चमका दिया था। अरसलान बहुत देर तक उसे देखता रहा, जैसे उसे यकीन न हो कि सामने बैठी लड़की अब पूरी तरह उसकी हो चुकी है। नरमी से उसका खूबसूरत हाथ थामकर उसने उसकी कलाई में एक नाजुक सा ब्रेसलेट पहना दिया। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि तुम मुझे मिल गई हो। और महक ने झुकी हुई नज़रों से उसे और भी मोहक बना दिया। अरसलान मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया और फिर धीरे धीरे उसके जेवर उतारने लगा। साथ ही साथ अपनी मोहब्बत से भरी सरगोशियों से भी वो उसे और भी खुद में समेटता जा रहा था। महक ने अपनी सुर्ख होती रंगत और भारी पलकों से अरसलान की आंखों में देखा, जहां जज्बातों का एक सैलाब था और उसी सैलाब में वो उसे डूब जाने की दावत दे रहा था। उस रात अरसलान की बाहों में सिमटते हुए उसने उसकी बेपनाह मोहब्बत का यकीन कर लिया और अरसलान ने उसे यह एहसास दिला दिया कि वो उसे चाहकर उसे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बना देगा। वो रात उसके वहमो गुमान से भी ज़्यादा हसीन रात थी, इस कदर हसीन कि वो पूरी रात ही उसके हसीन बादों में सिमटती रही और वो उसे समेटता रहा। उसे लगा था कि मोहब्बत भरी ज़िंदगी का आगाज होने वाला है। जिम्मेदारियों से भरी ज़िंदगी से अब जान छूट गई है, अब सिर्फ उसे मोहब्बतों को समेटना है। उसे यकीन था कि ये सब कुछ उसे उस खिदमत का सिला मिला है जो उसने अब तक उसके माँ बाप की थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर जुबैदा बेगम ने दोबारा जॉब करने की बात छेड़ दी तो वो हैरानी से अरसलान को देखती रही। अरसलान ने कहा था कि शादी के बाद वो उसे जॉब नहीं करने देगा, लेकिन जुबैदा बेगम मुझसे पूछ रही थी कि उसने स्कूल से कितने दिन की छुट्टियां ले रखी हैं। लेकिन आंटी, मैंने तो स्कूल वालों को मना कर दिया है कि मैं अब जॉब नहीं करूंगी। और जुबैदा बेगम ने हैरानी भरी मुस्कान चेहरे पर सजा ली। अरे बेटा, ऐसी क्या जल्दी थी? तुमने इतना जल्दी इनकार कर दिया? अभी तो तुम दोनों को सेटल होने के लिए वक्त चाहिए, और वैसे भी भाई साहब ने इतना महंगा और कीमती दहेज नहीं दिया, तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी तो जॉब ज़रूरी है ना। उसने बेचैनी से अरसलान की ओर देखा, जो खामोशी से अपना खाना खाने में बिजी था। कोई बात नहीं, अगर तुमने उन्हें मना कर दिया है तो मैं आज स्कूल से दोबारा बात कर लूँगा। और वो हैरत से अरसलान को देखती रही। कोई इतना जल्दी अपनी बात से मुकर कैसे सकता है? एक पल के लिए उसे यकीन नहीं आया। कमरे में आते हुए उसने एक बार फिर अरसलान को याद दिलाया कि वो उसे खुद मना कर चुका है कि शादी के बाद वो जॉब नहीं करेगी। तब अरसलान ने उसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर लिया। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। स्कूल में हम दोनों साथ रहेंगे तो नज़र तो आती रहोगी ना, वैसे भी आदत हो चुकी है तुम्हारी। उसने नरमी से उसके लबों को छुआ और वो इस हसीन इकरार पर सारे गिले शिकवे भूल गई। शायद वो उसे अपनी मोहब्बत में अपने करीब रखना चाहता था। वैसे भी घर में सारा दिन फ्री रहकर शायद वो बोरियत का शिकार हो जाती। ये अच्छा हल था दोनों को एक साथ रहने के लिए। और अगले कुछ ही दिनों में उसने दोबारा जॉब शुरू कर दी। सुबह नाश्ता बनाने के बाद वो अरसलान के साथ ही बाइक पर स्कूल चली जाती और फिर छुट्टी के वक्त दोनों साथ घर लौटते। घर आने के बाद कभी कभी खाना तैयार होता और कभी वो वापस आकर खाना बना लेती। घर की छोटी मोटी सफाई कुछ दिनों तक जुबैदा बेगम ने संभाली और फिर आए दिन उन्हें कोई ना कोई तकलीफ रहती, इसीलिए वो सफाई का काम भी स्कूल से आने के बाद करती और हद से ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाती।
अभी उसे 15 दिन ही गुजरे थे जब अरसलान ने एक शाम उसे बताया कि उसने शहर के एक और स्कूल में अप्लाई किया है और आज से वो रिजाइन करने के बाद दूसरे स्कूल में जॉब स्टार्ट करेगी। वो हैरत से अरसलान को देखती रही। ऐसी क्या बात हो गई कि आपने पूछे बिना ही ये फैसला कर लिया? और अरसलान की तीखी नज़रों ने उसे देखा था। क्या अब मुझे हर फैसला तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा? क्या मैं तुम पर इतना भी हक नहीं रखता? और वो नरमी से मुस्कुरा दी। बेशक आप मुझ पर हक रखते हैं, लेकिन मुझे आपके फैसले की समझ नहीं आ रही। हम दोनों एक दूसरे के करीब रहने के लिए ये जॉब कर रहे हैं। फिर मैं अगर दूसरे स्कूल चली जाऊंगी तो? वो अभी भी हैरानी का शिकार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अरसलान उससे आखिर चाहता क्या है। और अरसलान ने एक बार फिर अपनी मोहब्बत का मरहम रखते हुए उसे एहसास दिलाया कि स्कूल में रहने वाले मेल टीचर उसके बारे में गलत बातें करते हैं और अरसलान अरसलान से ये बर्दाश्त नहीं होता। और वो हैरत से उसे देखती रही। स्कूल में उसके अलावा जितने भी मेल टीचर थे उनके साथ वो एक लंबे समय तक काम कर चुकी थी। उनकी बातों से, उनकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी और वो लोग भी उसकी अच्छी खासी इज्जत किया करते थे। लेकिन उसे अजीब लग रहा था। अरसलान कह रहा था कि वो लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं। कौन क्या बात कर रहा था? उसने नरमी से उसके नज़दीक आकर बात को वाजह करना चाहा। जब वो गुस्से से उसे समझाने लगा, मुझे अजीब सी शर्मिंदगी होती है जब मेरे कलीग कहते हैं कि भाभी भी तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। आपको मेरे काम करने पर शर्मिंदगी होती है या फिर मेरे साथ से? उस रोज उसने बात को कुरेद कर अरसलान की जबान से सुनना चाहा। जब अरसलान ने उसे तल्ख लहजे में फैसला को निगाहों से देखकर यह हुक्म दे दिया कि वो कल से दूसरे स्कूल में ज्वाइन करेगी, यहाँ जहाँ सिर्फ फीमेल टीचर्स होती हैं। अब उसके दिल में कौन सा ख्याल पल रहा था, इस ख्याल से वो बिल्कुल नावाकिफ थी। और अगले रोज अरसलान के हुक्म पर उसने स्कूल से रिजाइन कर दिया। नई जॉब की शुरुआत करना उसके लिए काफ़ी अजीब मरहला था। नए लोग, नई जिम्मेदारियां और नई मेहनत। इसके अलावा उसे ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन दिनों उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। उसने सुबह स्कूल जाते हुए अरसलान से मिन्नत भरे लहजे में कहा कि वो बाइक पर पहले उसे स्कूल छोड़ दिया करे और उसके बाद अपने स्कूल चला जाया करे। दोनों का रास्ता लगभग एक ही था, लेकिन उसके स्कूल का सफ़र ज़्यादा लंबा था। जब अरसलान ने उसे 1 मिनट से पहले बाहर आने को कहा तो जल्दी से नाश्ते के बर्तन समेटते हुए वो भागती हुई अंदर गई, मुंह धोकर कपड़े बदले और बैग उठाकर बाहर चली आई। लेकिन इसके बावजूद अरसलान ने उसे झाड़ पिला दी। अगर तुम इसी रफ्तार से काम करोगी तो मुझे भी देर करवाओगी और खुद को भी। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगा था। उसने बस एक नज़र उसे देखा और खामोशी से पीछे बैठ गई। वहाँ की इंतजामिया का रवैया काफ़ी अजीब था। छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी करने वाले, और इस बात का अंदाजा उसे अगले कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से हो चुका था। उस शाम उसने एक बार फिर उससे दरख्वास्त की कि उसे वो जॉब छुड़वाकर वापस उसी स्कूल में आने दिया जाए, लेकिन अरसलान उसकी बात सुनकर भड़क उठा। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है लड़कों के साथ काम करने का? और वो हैरानी से उसे देखती रही। मैं एक लंबे समय तक उन सब के साथ काम कर चुकी हूँ अरसलान, और वहीं से तुमने मुझे पसंद भी किया था, है ना? पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। न जाने क्यों वो सोफे पर बैठे बैठे बेख्तियार ही रो पड़ी। 2 दिनों से उसे जिस कदर कमजोरी और चक्कर महसूस हो रहे थे, उसका दिल ही नहीं चाहता था कि कोई काम करे। सारा दिन काम करने के बाद घर आकर घर के कामकाज संभालना और फिर रात गए उसकी बहस सुनना। और अरसलान उसे देखते हुए नरमी से उसके करीब बैठ गया। मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे मेरी जिम्मेदारियों से तुम अब ऊबने लगी हो? वो बात को कोई और ही रंग दे रहा था। मैं कभी भी आपसे और आपकी जिम्मेदारियों से नहीं ऊब सकती अरसलान, लेकिन मुझ पर रहम खाइए। आप इस कदर बदल जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। और अरसलान ने हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखों के गिरते आंसुओं को उंगलियों के पोरों से साफ कर दिया। अगर तुम चाहती हो कि घर के कामकाज में तुम्हें आसानी हो तो मेरे पास इसका एक हल है, उसने कहा। और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले उसे देखने लगी। शायद उसके दिल में उसके लिए कोई नरम एहसास जागने लगा था। तुम हर महीने अम्मी को 10,000 रुपये देती रहो और घर के काम काज वो नौकरानियों से करवा लेंगी। बिलों के खर्चे और घर का राशन पहले ही उसकी जिम्मेदारी थे और अब 10,000 घर की नौकरानी के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अरसलान? और अरसलान उसे देखते हुए बरहमी से उठ खड़ा हुआ। यही तो तुम्हारी मुसीबत है। अगर तुम्हें कोई हल बताऊं तो तुम उसे मानती नहीं हो और फिर तुम रोने बैठ जाती हो। जब सुबह से थक हार कर वापस आता हूं तो तुम्हारा रोना धोना देखकर
रात गुजर जाती है और वो बस खामोशी से उसकी पीठ देखती रही। अगले दिन घर में ये फैसला कर लिया गया कि नौकरानी के खर्चे वही उठाएगी और उसके बाद घर में काफ़ी बहस के बाद एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया गया। वो भी तब तक जब तक कि महक घर नहीं आ जाती। उसके घर आते ही नौकरानी गायब हो जाती और बाकी सारा काम उसे खुद ही देखना पड़ता। इन्हीं दिनों उसकी खराब तबीयत का राज भी उसकी प्रेगनेंसी की सूरत में खुला। उस शाम उसने अरसलान को बताया तो उसका रवैया बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ये बच्चा महक के लिए सारी जिंदगी की कीमती चीज़ों में से बढ़कर था। जैसे वीराने में किसी प्यासे को मीठा पानी मिल जाए या फिर उमस से भरे दिनों में एक ठंडी सुकून देने वाली शाम। वो बेहद खुश थी, इतनी कि उसका बयान भी मुमकिन नहीं। और इन्हीं दिनों उसने अपना पहले से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर वो अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहती थी। उसे अच्छी तरह मालूम था डॉक्टर से चेकअप भी उसे खुद ही कराना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सारी तनख्वाह अरसलान अपनी माँ की हथेली पर रख देता है, लेकिन अपने निजी खर्च अलग रखता है जिनमें किसी को दखल देने की इजाज़त नहीं होती। अगले कुछ महीने उसके लिए कमजोरी से भरे हुए थे। उसने कई बार डॉक्टर से चेकअप करवाया और हर बार डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। उसका मन करता था कि वो स्कूल छोड़ दे, लेकिन घर के खर्चे इस कदर बढ़ चुके थे कि स्कूल के साथ साथ उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। यूँ वो खुद पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाती चली गई और वो लोग आदत के मारे उस पर और भी ज़्यादा निर्भर होते चले गए। एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे घर में आती है तो वो उस घर को जन्नत बनाने के लिए अपनी हद से भी आगे निकल जाती है। ये उसका तीसरा महीना था जब उसे हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसने अरसलान से कहा कि अगली सुबह वो उसे डॉक्टर के पास लेकर चले, लेकिन अरसलान ने उसे सख्ती से मना कर दिया। मेरे पास वक्त नहीं होता, तुम अपनी माँ के साथ चली जाना। क्या हो गया है अरसलान, ये बच्चा आपका भी तो है। अब अरसलान ने उसे स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी भी छोड़ दी थी। अब उसे काफ़ी दूर तक पैदल स्कूल जाना पड़ता, क्योंकि घर में उसकी तनख्वाह पहले ही बढ़ चुकी थी और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किराया देकर स्कूल जा सके। काफ़ी दूर पैदल चलने की वजह से अब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और अरसलान था कि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मेरा बच्चा है तो तुम दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो बच्चा पैदा करने जा रही हो। अरसलान का रवैया हद से ज़्यादा बेरुखी भरा था। वो नहीं जानती थी कि वो हर बात पर इतनी तल्खी से क्यों पेश आता है। जब भी वो उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती, वो नरमी से बात को काम के बोझ या फिर मानसिक दबाव पर टाल देता और वो चुप हो जाती। इन दिनों उसे उसकी सख्त ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि अरसलान उसके साथ कुछ वक्त बिताए, उसका साथ दे, उसके साथ बातें करे। उस शाम वो थकी हारी अपनी माँ कुलसूम बेगम के घर चली गई। अपने माता पिता के साथ कुछ रातें बिताकर वो खुद को सुकून देना चाहती थी। महीने में 1-2 दिन वो उनके घर चली जाती थी और यही कुछ दिन उसके लिए राहत बनते थे। कुलसूम बेगम तो उसे देखते ही चौंक गई थी। पतली पतली सी काली रंगत, आंखों के नीचे हल्के और कुछ उभरा हुआ पेट। तू अपना ख्याल नहीं रखती महक? उन्होंने कांपते हुए दिल से बेटी से पूछा और वो बस उनका चेहरा देखती रह गई। अम्मी, मुझे अपना ख्याल रखने का वक्त ही नहीं मिलता। उसके चेहरे की फीकी रंगत और आवाज़ की थरथराहट से ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो किस हालात से गुजर रही है। अगली सुबह भी खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने उसका अच्छी तरह चेकअप किया और फिर से जोर देकर कहा कि बच्चे के लिए अच्छी डाइट और आराम जरूरी है और भारी घरेलू कामकाज को हाथ भी न लगाया जाए। कुलसूम बेगम का इरादा था कि वो उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लें ताकि उसकी अच्छी देखभाल कर सकें और वो ठीक हो जाए, लेकिन इसके लिए भी उस शख्स से इजाज़त लेना जरूरी था। उस शाम उन्होंने कॉल की और अरसलान ने बिना महक की राय पूछे ही इजाज़त दे दी कि वो वहीं रह सकती है। महक को अब समझ आ चुका था कि वो शायद अब अरसलान के लिए बिल्कुल एक गैर जरूरी चीज़ बन चुकी है, जिसे वो हर हाल में अपने घर से और अपने आप से दूर रखना चाहता है। और कुलसूम बेगम के लिए तो यही गनीमत था कि वो मान गया था। अगली सुबह रजत साहब उसे खुद ही स्कूल छोड़ने के लिए गए और वापसी पर वो 2 दिनों की छुट्टी लेकर आए। वो 2 दिन कुलसूम बेगम ने उसकी अच्छी खातिर तवज्जो की थी। उन्होंने देसी घी से बनी हुई पंजीरी और कुछ दूसरी चीज़ें उसके लिए बनवाकर पैक कर दी ताकि वो वापस जाते वक्त अपने साथ ले जाए। और रजत साहब ने ये जिम्मेदारी भी उठा ली थी कि वो हर रोज़ सुबह उसे स्कूल छोड़ा करेंगे। वो 2 दिन किसी ख्वाब की तरह गुजर गए थे। उस शाम जुबैदा बेगम ने उसे वापस बुला लिया। वो कभी भी घर के इतने काम काज को नहीं देख सकती थी,
चाहे घर की सफाई नौकरानी कर लेती, लेकिन खाना बनाना भी उनके मुताबिक अच्छा खासा काम था। और खाना बनाने की जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ महक के लिए थी। अरसलान उसे लेने गया तो रजत साहब ने सरसरी सा जिक्र करते हुए उसे महक का ख्याल रखने की ताकीद कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि आज के बाद वो उसे स्कूल छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। वो बस खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, बोला कुछ नहीं। उस शाम तक महक को अंदाजा नहीं था कि आने वाली शाम कितनी कयामत भरी हो सकती है। माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ें प्यार से प्लेट में डालकर वो अरसलान के पास चली आई। इन्हें चक्कर बताएं अम्मी ने कैसी बनाई हैं। और उसने एक ही पल में प्लेट उठाकर दीवार पर दे मारी। तुम वहाँ इसीलिए गई थी कि उन्हें मेरी शिकायतें लगाती फिरो। और वो दहलते हुए दिल के साथ बेयकीनी से उसे देखती रही। कुलसूम बेगम ने उसे किस कदर यकीन दिलाया था कि उसकी ज़िंदगी में बाहर के दिन जरूर आएंगे। जैसे ही औलाद होगी अरसलान अपना रवैया बिल्कुल ठीक कर लेगा। उनके साथ उन्होंने उसे यह भी ताकीद की थी कि वो अपने हुलिये की तरफ भी ध्यान दे, ख़ास तौर पर शौहर के लिए श्रृंगार और सवार करे। कुछ पैसे तनख्वाह से बचाकर खुद पर खर्च करे ताकि अरसलान की मोहब्बत वापस लौट आए। बिलाशुबा वो उसकी पहली मोहब्बत थी, लेकिन यहाँ उसका रवैया देखकर उसकी सारी उम्मीदें एक पल में ही टूट गईं। मैंने आपकी कोई शिकायत नहीं की थी अरसलान, उसने चीखते हुए उसके जबड़े को दबोच लिया। तभी तुम्हारा बाप मुझे ये बता रहा था कि वो स्कूल की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। उसकी आंखों में नमी उभर आई। ऊंची आवाज़ें सुनकर जुबैदा बेगम भी कमरे में आ गईं। जुबैदा बेगम ने और भी आग पर घी डालने का काम किया और उसने वो सारी चीज़ें उठाकर कूड़ेदान में डाल दी। वो रिज़्क का जियाद कर रहा था। उसे अपने शदीद गुस्से में उसकी हालत का कभी कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। और उस रोज़ के बाद महक ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। उसने छोड़ दिया था बार बार उसके करीब आना। उस रोज़ उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। उसे यकीन हो चुका था अरसलान की मोहब्बत के आसमान से वो बुरी तरह गिराई जा चुकी है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात की उम्मीद थी कि जल्द से जल्द उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए और वो माँ के दर्जे पर फायज होकर एक बार फिर उसके दिल में उतर जाए। लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटी है, तो उसकी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया था। क्योंकि बातों बातों में जुबैदा बेगम और अरसलान ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो घर में पहला बच्चा सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहते हैं। अरसलान को बच्चों का कोई ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन जुबैदा बेगम ने उसके कानों में ये बात डाल दी थी कि हर हाल में बेटा होना चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां जो बुलंद बख्त लेकर ससुराल आई हैं, उनके पहले औलाद बेटा ही हुआ करती है। 9 महीने तक मुसलसल वो इसी हाल में स्कूल जाती रही। 9 महीने के अंदर शायद 1 या 2 बार ही वो उसे खुद अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन उसके बाद वो एक बार भी उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था। वो दिन भी एक ऐसा ही नॉर्मल सा दिन था, गर्मी से तपता हुआ। जब वो स्कूल से वापस आ रही थी और रास्ते में उसे लेबर पेन शुरू हो चुका था। दर्द इस कदर शदीद था कि वो रजा साहब से संभाली नहीं जा रही थी। एम्बुलेंस को कॉल करते उन्होंने जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कितनी ही देर तक वो अरसलान के नंबर पर ट्राई करते रहे। ना तो उसने हॉस्पिटल आकर उसकी खैरियत मालूम की और ना ही उन्होंने रजत साहब की कॉल उठाई। यहाँ तक कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बच्ची पैदा हो गई। शाम को वो माँ बेटा हॉस्पिटल आए थे और आते ही उनके चेहरे के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन से अंदाजा हो गया था कि वो अपनी बेटी को खुशामदीद कहने के लिए नहीं, बल्कि शायद लोगों का मुंह रखने के लिए आए हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा बातें बनाने का मौका न मिले। उसने एक बार भी आगे बढ़कर अपनी बेटी को नहीं देखा था, बस धीरे से उसकी खैरियत पूछी और महक उसकी बुझी नज़रों को देखकर चौंक उठी थी। क्या उसे इस वक्त भी एहसास नहीं घेर रहा था कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है? उसकी छोटी सी परी इस दुनिया में आ चुकी है। कुलसूम बेगम और रजा साहब उसे वापस अपने घर लेकर चले गए। जुबैदा बेगम ने कह दिया कि हमारे यहाँ रिवाज है कि पहली संतान के बाद औरत 1 महीने तक अपने मायके में ही बिताती है, चाहे वो वहाँ अपने बाप के घर पूरे हक से जा रही थी। लेकिन उसके भाई और भाभीियों के बने हुए मुंह उससे छुपे नहीं थे। बड़ी भाभी ने तो बच्ची को उठाते ही साफ कह दिया, बेचारी की किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाप ने जितना रूखा फीका सा स्वागत किया है, पता नहीं बच्ची के साथ आगे जाकर क्या होगा। और वो बस अपनी भाभी का चेहरा देखती रह गई। कुछ लोग हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ही पैदा होते हैं। वो 1 महीना जैसे तैसे गुजार गई थी। स्कूल से उसने पूरी छुट्टी ले रखी थी और उसके बाद उसने जाते ही फिर से घर और स्कूल का पूरा काम संभाल लिया।
इस दौरान जुबैदा बेगम उस बच्ची को अपने पास रखती थीं, लेकिन उनके आपसी रिश्ते बिल्कुल सीमित हो चुके थे। उस रोज भी परेशानी के कारण वो लंच ब्रेक में स्टाफ के साथ बैठने के बजाय अपनी कुर्सी घसीट कर बाहर बैठ गई। मौसम थोड़ा खुशगवार था। उसके दिमाग में अरसलान की तरफ से पैदा हुई उलझनें घूम रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी कुर्बानियों के बावजूद आखिर गलती कहाँ हुई कि वो शख्स इस हद तक बदल गया। मोहब्बत यकीन का सफ़र है, और जहाँ यकीन ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। क्या बात है महक, तुम परेशान लग रही हो? इस नए स्कूल में आयशा उससे काफ़ी क्लोज हो चुकी थी, इसलिए आज उसे परेशान पाकर उसके पास चली आई। वो भी शायद यही चाह रही थी कि कोई हमदर्द मिल जाए। सो उसने अपनी सारी परेशानी उसके सामने खोल कर रख दी। आयशा काफ़ी देर तक उसे देखती रही और फिर नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा है महक, लेकिन इस तरह परेशान होने से मसला हल नहीं होगा। खुद पर ध्यान दो, उसके करीब रहने की कोशिश करो। हो सकता है उसकी पुरानी मोहब्बत जाग जाए। और उसने बिना आंखें उठाए आयशा की ओर देखा। ये मशवरा देने वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि सामने वाला शख्स हार कर हमारे सामने खुद को जाहिर करता है? मैंने सब कुछ करके देख लिया आयशा। आयशा ने उसे आज से पहले इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। तभी वो एक बार फिर नरमी से उसे समझाते हुए एहसास दिलाने लगी कि वो बहुत अनमोल है। अरसलान उसे खोकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और उस रोज़ उसने एक आखिरी बार उसे कोशिश करने के लिए उकसा दिया। एक आखिरी बार बन संवर कर उसकी पनाहों में जाओ। हो सकता है उसकी पुरानी मोहब्बत जाग जाए। वैसे भी मर्द के दिल में मौजूद मोहब्बत जंगदार हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। तुम उसकी पहली मोहब्बत हो, और उम्मीद की एक और डोर उसके दिल में जगा उठी। उसने खुद से तय कर लिया कि वो एक बार फिर आज अपनी इज्जत नफ्स को कदमों में रखकर उसके करीब जाएगी, उसे अपना बनाने की कोशिश करेगी, उसके साथ दिल के सारे रिश्ते कायम करके उसे अपने दिल पर लगे उन तमाम जख्मों को दिखाएगी जो उसकी बेरुखी की वजह से बनते चले जा रहे थे। और फिर इसी मकसद के लिए वो उस रात उसके करीब चली गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उस रात उस पर जो राज खुलने वाला है वो बिल्कुल यकीन से परे होगा। अगली सुबह वो चुपचाप तैयार होकर स्कूल चली गई थी। उसने अरसलान पर यह एहसास नहीं होने दिया कि वो उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है। शायद अरसलान उससे ऊपर बाहर मुँह मारी शुरू कर चुका था, वो भी अपने ही स्कूल की 10वीं क्लास की एक छात्रा से। वो उस लड़की को अच्छे से जानती थी। उसके पास ही 2 घर छोड़कर तीसरा घर उनका था। जैनब आपा की बेटी हिरा। वो उस लड़की को अच्छी तरह जानती थी। काफ़ी खूबसूरत और जहीन लड़की थी, लेकिन इसका और अरसलान का ताल्लुक कैसे बना इसके बारे में वो बिल्कुल अनजान थी। उसके लिए तो ये हकीकत ही हैरान कर देने वाली थी कि उसे छोड़कर अरसलान ने कोई नई राह चुन ली थी। और फिर उस रोज़ उसने आयशा से साफ कह दिया कि वो अब अपनी कहानी खुद लिखेगी, और आयशा उसके मजबूत इरादों को देखती रह गई। घर से वापस जाते ही जुबैदा बेगम ने एक बार फिर उसे आड़े हाथों लिया। सुबह पैसों के लिए मुझे अरसलान कहकर गया था, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। और वो पहली बार जिंदगी में उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आपके घर, आपके खर्चे और ये सारी जिम्मेदारियां आपके बेटे को पूरी करनी चाहिए, ना कि मुझे। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा आप लोगों की जिम्मेदारी उठाने का। और आप ही कहती हैं ना कि मेरा शौहर मेरी हालत देखकर मुझसे उकता गया है, तो अब मैं खुद पर ध्यान देने वाली हूँ। खुद पर ध्यान देने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर पैसे होंगे तभी खुद पर ध्यान दूंगी, और इसमें भी आपके बेटे का ही फ़ायदा है। और उसकी चलती हुई जुबान पर जुबैदा बेगम ने पहली बारी खामोशी साध ली। शायद उन्हें हजम नहीं हुआ था कि वो उनके सामने खड़ी हो गई थी। हकीकत यही है कि जब आप रिश्तों को बचाने के लिए रिश्तों के सामने नरमी का इजहार करते हैं, तो वही रिश्ते आकर सिर चढ़कर बोलने लगते हैं। और जब आप बोलना सीख लेते हैं, तब उन्हें स्वीकार नहीं होता कि आप उनके सामने जबान दराजी करें। तब वो एक बार फिर आपको गूंगा बना देना चाहते हैं। अरसलान के घर आते ही जुबैदा बेगम ने एक और मसला खड़ा कर दिया। उन्होंने उसके सामने ही अरसलान से कह दिया कि वो जुबैदा बेगम से जबान दराजी करती है। उसे पैसे भी नहीं दिए, बल्कि उसे अच्छा खासा बेइज्जत कर दिया। अपनी माँ के आंसू देखकर वो बौखलाते हुए उसके पास आया था और बाजू से झंझोड़ कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ये सब कुछ कहने की? और वो भी डरने वाली नहीं थी। नरमी से उसका हाथ अपने थाम कर उसने पूरे आत्मविश्वास से उसका हाथ झटक दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने हिम्मत की बीबी के होते हुए बाहर अफेयर चलाने की। और वो कितनी ही देर तक हैरान होकर उसे देखता रहा। आप क्या समझते थे अरसलान हसन,
मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझ पर मर मिटने वाला शख्स मुझे पाने के बाद मेरी कद्र खो चुका है, तो किसी और को लाने के बाद उसकी कद्र कैसे करेगा? अफसोस मुझे खुद पर या तुम पर नहीं, बल्कि उस लड़की पर हो रहा है, क्योंकि उसकी हालत भी कुछ समय बाद मेरे जैसी ही होने वाली है। तुम जैसे छिचोरे, गंदी नीयत रखने वाले कभी किसी एक के होकर नहीं रह सकते। उसकी जहर और तंज भरी बातें अरसलान के अंदर एक आग जला चुकी थीं, और जिंदगी में पहली बार अरसलान ने उस पर हाथ उठा दिया। बुज़दिल आदमी जब अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करता है तो वह मजबूरन औरत को डराने के लिए उस पर हाथ उठाता है। महक की आंखों में नमी फैलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत से एक बार फिर पलटकर उसकी आंखों में देखा। बस, मैं यहीं तक देखना चाहती थी कि तुम्हारी मोहब्बत की हद कहाँ तक जा सकती है। आज तुम्हारी मोहब्बत की हद भी देख ली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाओ। जुबैदा बेगम सख्ती से उसे कोसते हुए आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन महक ने हाथ ऊपर हवा में ही रोक लिया। आपकी खरीदी हुई कोई गुलाम नहीं हूँ कि जब चाहे मुझ पर आप हुक्म चलाएं और अब हाथ उठाने की हिम्मत करें। आप भी आइए और पूछिए अपने बेटे से, मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ या फिर ये सच है? अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ इश्क फरमाने के चक्कर में है, अपनी बेटी और बीबी को भूलकर। वही इश्क जो आज से ठीक 1 साल पहले इन्हें मुझसे हुआ था। आप इश्क के मामले में बहुत कमज़ोर हैं अरसलान हसन। आप इश्क बस बातों से करना जानते हैं और कुछ नहीं, वो चीखते हुए कह रही थी, जबकि उसके आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहे थे। वो शख्स के सामने रो रही थी जिसे उसके आंसुओं की कोई कदर नहीं थी। उस रात के बाद उसके साथ उसने पूरी तरह बातचीत करना छोड़ दिया। घर में अरसलान के अलावा उसकी माँ भी उसके साथ कोई बातचीत नहीं करती थी। बस वो लोग आम सा रिश्ता रखते। जहाँ अरसलान पहले छिपकर हिरा के साथ बातें किया करता था, अब वो जाहिर तौर पर उसके साथ रात दिन मोहब्बत की पैंगे चढ़ाता। उसने अपनी माँ से भी कह दिया कि वो हिरा के साथ निकाह करना चाहता है। उसके साथ जायज़ तरीके से निकाह करने के बाद उसे इस घर में लाना चाहता है। और जुबैदा बेगम तो उस पर बारिश सदकी जा रही थी। अरे, वैसे भी तुम्हें बेटे के लिए दूसरी शादी की ज़रूरत है। उन्होंने उसे और हिम्मत दिलाई ताकि वो अपने फैसले पर कायम रहे, और वो बस खामोश निगाहों से उन दोनों को देखकर वापस पलट गई। वो उनकी आखिरी हद तक जाना देखना चाहती थी। उसकी बेटी को 2 दिन से बुखार था। पूरी रात उसकी बेटी बुखार में फुकती रही। स्टोर से लाया गया सिरप और ठंडे पानी की पट्टियाँ, इसके अलावा उसके पास देने को कुछ नहीं था। मजबूरन फजर की अजान के बाद उसने एक बार फिर खुद से अरसलान से बात की, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। वो इस वक्त एक माँ की हैसियत से मजबूर थी। पत्नी की हैसियत से अगर वो मर भी जाती तब भी ऐसे पति से बात न करती। कश्यप को बहुत बुखार है, आप प्लीज़ आज स्कूल से छुट्टी करके उसे अस्पताल लेकर जाएं। उसने खुमार भरी आंखें खोलकर गुस्से से उसकी ओर देखा और करवट बदल ली। उसे कोई एहसास नहीं था, चाहे वो बच्ची जिंदा रहे या मर जाए, उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो मासूम सी जान शायद बाप की मोहब्बत से महरूम रहने के लिए इस दुनिया में आई थी। खुदा के लिए अरसलान, मेरी बात माने और मेरे साथ कश्यप को अस्पताल लेकर चलें। प्लीज़ स्कूल से छुट्टी ले लें। और वो भड़कते हुए बिस्तर से नीचे उतर आया। मुझे कोई वास्ता नहीं रखना, न तुमसे और न तुम्हारी बेटी से। आज नहीं तो कल हिरा इस कमरे में और मेरी ज़िंदगी में दाखिल होकर इस सब की हकदार बन जाएगी, और इसके बाद भी तो तुम्हें यहाँ से जाना ही है, तो अभी इज्जत के साथ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसने उसे दूर धकेलते हुए अपनी तरफ से धुतकार दिया, और वो नम आँखों से उसे देखती रही। मुझे अगर तुम्हारा साथ नसीब न हुआ तो शायद मैं किसी और के साथ को कबूल न कर पाऊँ। दूर कहीं से अरसलान हसन के अल्फाज उसके कानों से टकराए थे, और उस रोज़ वो कितनी खुशनसीब समझ रही थी खुद को। उसने रोते हुए बड़ी ही शिद्दत से आंखों को मूंद लिया था। उस रोज़ उसकी बस हो गई। उसे हर हाल में ये कदम उठाना ही था, जिस कदम को उठाने से वो डर रही थी। अपने चंद जोड़े और अपनी बेटी को सीने से लगाए उस रोज़ वो उस घर की दहलीज पार करके चली गई। उसे किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, न जुबैदा बेगम ने, और वो शख्स तो दोबारा नींद की वादियों में उतर गया था। उसे कोई परवाह नहीं थी वो यहीं रहती या फिर मर जाती। उसके लिए वो जर्रा बराबर अहमियत नहीं रखती थी। उसने कितनी बार पलटकर इस घर को देखा था, जिस घर में वो हजारों सपने सजा कर आई थी, जिस घर को बनाने के लिए उसने अपनी रगों का खून भी खर्च कर दिया था। तो क्या यही औकात होती है एक औरत की? जब वो अपने बाप के घर रहे तो उसे उस घर पर अपना हक जाहिर न करने दिया जाए कि उसे अपने घर जाकर उसे बसाना है, और जब वो ससुराल आ जाए तो इस घर को भी उसके लिए पराया बना दिया जाए।
जब दिल चाहे पति उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दे। पूरा रास्ता उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उस रोज वो टूट कर बिखर चुकी थी और बिखर कर खुद को संभाल कर ही उसने इस घर की दहलीज को फांदा था। वो जानती थी कि उसके भाई और उसकी भाभियां उसके लिए हजारों बातें बनाएंगी। समाज शायद उसे जीने न दे, लेकिन उसके पास जीने की एक बड़ी वजह थी। अरसलान उठा तो उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वो हकीकत में चली गई है। एक पल के लिए उसका दिल उदास हुआ, लेकिन दूसरे ही पल जुबैदा बेगम ने उसके दिल में मौजूद उदासी को हिरा के साथ रंगीन ख्वाब दिखाकर ख़त्म कर दिया। उसने इस बात का अहद कर लिया कि वो हिरा से बात कर लें। अगले 2 दिनों में ज़्यादा जैनब आपा के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे। अब तो उनकी बहू भी घर से चली गई थी। वो आसानी से कह देंगे कि लड़की अरसलान के साथ रहने के लिए राजी नहीं थी। उस शाम उसने हिरा को कॉल की और उसे खुशगवार लहजे में बता दिया कि उसकी बीवी अपनी बेटी के साथ ये घर छोड़कर चली गई है। हर वक्त पैसे का रौब झाड़ती रहती थी, मैंने भी घर से निकाल दिया। तो मुझे बताओ, अम्मी को कब तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजूं? और हिरा ने चौंक कर मोबाइल की ओर देखा। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है सर, आपकी बीवी के चले जाने से आपके घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? और उसकी फिक्र देखते हुए अरसलान के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। कैसे पूरे नहीं होंगे? जब हालात के सामने हम दोनों डटकर खड़े हो जाएंगे तो हालात को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। मैं खुद स्कूल में तुम्हारे हवाले से बात करूंगा और फिर कॉलेज से आकर तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करना, और वैसे बाकी सब मैं देख ही लूँगा। यानी आप चाहते हैं कि आप एक बार फिर घर में महक को वापस लेकर आएं मेरी सूरत में? अरसलान ने हैरान होकर मोबाइल को देखा। क्या मतलब? हमारे बीच उसका क्या जिक्र? वो तो चाह रहा था कि मम्मी को हिरा के घर भेजे। 6 महीने हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो पूरी तरह से उसके साथ गंभीर था, उसके साथ सपनों का महल बना चुका था। महक के साथ उसे प्यार हुआ था, लेकिन वो प्यार शादी के बाद मंद पड़ गया था। उसकी माँ के अनुसार वो एक बदकिस्मत लड़की थी जिसने शादी के बाद तुरंत बच्ची को जन्म दिया। और वैसे भी दिन ब दिन उसके खराब होते डील डॉल को देखकर वो अब उससे बेजार हो चुका था। हिरा के साथ प्यार का सपना जो उसने देखा था वो बहुत सुंदर था, और हिरा ने उसे एक ही पल में उस महल से उठाकर जमीन पर दे मारा। यहाँ तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि परिणाम इतनी जल्दी भी आ जाएगा। आपको लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में आऊँगी सिर्फ पोजीशन और कुछ नंबरों के लिए? मैंने आपके साथ संपर्क किया था और आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ये वही लड़की थी जो उसे खूबसूरत और शानदार आदमी कहते हुए थकती नहीं थी। अब वो उससे और कुछ नहीं कह सका। वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। जब हिरा ने उसे अच्छा खासा आईना दिखा दिया। मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी सर, जब आप महक के पीछे दीवाने होकर घूम रहे थे। आप उन मर्दों में से हैं जिनकी औरतों की खूबसूरती कुछ वक्त के लिए दिलचस्पी पैदा करती है और फिर उन्हें फेंक कर भी किसी और रास्ते पर चल पड़ते हैं। आपने उनका स्कूल बदलवा दिया ताकि वे आपकी शैतानियों पर नज़र न रख सकें। उस लड़की ने आपके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, आप जैसे लोगों की फितरत से अच्छे से वाकिफ़ हैं। और उसने गुस्से में उसे डराने की कोशिश की, तो हम नहीं जानते उसका अंजाम क्या हो सकता था। हिरा ने उसकी जबान ही खींच ली थी। वो उससे ज़्यादा सख्त लहजे में उससे बोली, खबरदार, अगर तुम मेरी तरफ उंगली उठाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें उसी मोहल्ले में चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसे मर्दों की इज्जत नहीं होती, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ रही हूँ। बेहतर है कि सुधर जाओ और आज के बाद मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। और वो वहीं बैठा रह गया जैसे कमरे की पूरी छत उसके सर पर गिर गई हो। हमारी ज़िंदगी में आने वाला तीसरा व्यक्ति बस यही महत्व रखता है, वो कभी भी हमें आसमान से नीचे गिरा सकता है। उसने महक को तीसरा व्यक्ति बना दिया था और आज वो खुद एक तीसरा व्यक्ति बन चुका था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। अगले कुछ दिनों में उसे घर के खर्चे और कामकाज के बारे में अच्छे से एहसास हो गया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शायद वो उसे मनाने के लिए वहां जाता, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती। वो किस मुंह से उस लड़की का सामना करता जिसने अपना सब कुछ उसके लिए लुटा दिया था, जो अपनी बेटी को सीने से लगाए इस घर की दहलीज को चुपचाप पार कर गई थी, जिसने पलट कर कोई शिकायत नहीं की थी। आज वो अपनी शिकायतें लेकर कैसे उसके दरवाजे पर जा सकता था? जुबैदा बेगम ने घर के कामकाज से इनकार कर दिया था। घर के खर्चे इजाज़त नहीं देते थे कि घर में नौकरानी रखी जाए। कुछ ही दिनों में घर कबाड़ खाने जैसा हो गया था। स्कूल से थका हारा वो घर आता तो अपने लिए खुद ही रोटियां बेलकर बासी सूप गर्म करता। कभी कभी रास्ते से ही अपने लिए 2 नान और टिक्की पकड़ कर ले आता। कितनी शांति हुआ करती थी महक के होने से।
कमरा जैसे जन्नत की तरह चमकदार और शांतिपूर्ण। सिर्फ 6 महीने का समय गुजरा था और उसे लगने लगा कि महक के बिना उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं। जुबैदा बेगम, जो हर वक्त महक की शिकायतें करती रहती, उन्होंने एक ही महीने में उसे अपना रंग दिखा दिया। वो तो उसके काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। उनके काम काज भी वो खुद ही करता, क्योंकि उनके मुताबिक उनके घुटनों में दर्द रहता था। हर शाम उसका दिल उदास होता और वो उसके घर के रास्ते पर चल पड़ता, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो वापस लौट आता। उसका दिल नहीं चाहता था कि वो उसके सामने जाए। कितनी बार वो उससे मिलने के लिए उसके स्कूल तक गया, लेकिन फिर हार मानते हुए वापस लौट आता। लेकिन एक दिन वो उसके सामने चला ही गया। वो थक चुका था, सारे मसले अकेले सहते सहते। अब हर रात उसकी सिसकियां उसे सोने नहीं देती थीं। उसका मन बहुत भारी था और वो अपने किए पर पछता रहा था। महक ने उससे प्यार किया था और उसकी मोहब्बत के बदले वो उसे प्यार और विश्वास नहीं दे पाया। ये छुट्टी का वक्त था और वो स्कूल से बाहर आई थी, जब गेट पर उसे खड़ा हुआ देखकर चौंक उठी। आज पूरे 6 महीने के बाद वो उसके सामने आया था और इन 6 महीनों में उसने कसम खाई थी कि वो अरसलान हसन का नाम भी अपने दिमाग में नहीं लाएगी, और अपनी कसम को पूरा करने में वो सफल भी हुई थी। अरसलान ने बेचैनी से उसके चमकते हुए चेहरे को देखा। उसका रूप भी निखरा हुआ था। पहले शरीर जो सूख कर कांटा हो गया था, गालों की हड्डी उभर आई थी, आंखें अंदर को धंस गई थीं। अब उसका शरीर भरा भरा हो गया था, चेहरे की रंगत लौट आई थी, आंखों की चमक भी लौट आई थी। शायद इतने मसलों से गुजरने के बाद उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने खुद के लिए जीना शुरू किया तो जिंदगी भी उसके लिए रास्ते आसान करती चली गई। और उसके हाथ में पकड़ी हुई वो गोल मटोल सी बच्ची, जो अपनी भूरी आंखों से अरसलान को देख रही थी, आंखों का रंग जैसे उसने अरसलान से ही चुराया था। वो बेचैनी से उस बच्ची को देखता रहा। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ एक बार इस गलती की माफ़ी लिखने की गुंजाइश बाकी है? आज उसका लहजा टूटा हुआ था। भीगी हुई आंखें और बेचैन निगाहें, जिन्हें वो बार बार अपनी बेटी पर टिकाने से बाज नहीं रख पा रहा था, और वो नन्ही सी परी भी उसे मुस्कुराते हुए बार बार देख रही थी। उसने आत्मविश्वास से अपनी आंखों में अपने सामने खड़े हार चुके आदमी को देखा और एक कदम उसके करीब बढ़ते हुए उसके चेहरे को आत्मविश्वास से देखने लगी। माफ़ी उन लोगों के मुकद्दर में लिखी जाती है जो गलती करते हैं। तुमने गुनाह किया है और उसकी सज़ा यही है कि तुम सारी ज़िंदगी अपनी बेटी और बीबी के लिए तरसते रहोगे। मैं अगले महीने तुम पर तलाक का केस करने जा रही हूँ, तो बेहतर है मेरी सारी मेहनत के बदले मुझसे खुद अलग होने का प्रमाण पत्र दे दो। सारी मेहनत का बदला उसने बस एक चीज़ मांगी थी, एक चीज़ जो उसका दिल चीर देने की ताकत रखती थी, लेकिन वो उसे इनकार कैसे कर सकता था। उसकी हालत पर दया खाते हुए महक ने उस बच्ची को अरसलान की ओर बढ़ा दिया और अरसलान ने बेचैनी से उसे थाम लिया। उसका सिर, माथा और उसके गोल मटोल गालों पर वो न जाने कहाँ कहाँ अपने होंठ रखता चला गया, उसकी नाजुक सफ़ेद हथेलियाँ। और थोड़ी देर बाद वो थक कर रोने लगी तो उसने उसे महक की ओर बढ़ा दिया। उसका घर उसके लिए जन्नत था, जहाँ उसकी पाक दामन और पाकीज़ा बीबी रहती थी, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, और उसकी बेटी, जिसे खुदा ने रहमत के तौर पर उसके घर में उतारा था, लेकिन उसने नाशुक्री की। अपने घर में मौजूद रहमतों को अपने पैरों से ठुकराकर बाहर चला गया, और आज उसकी सज़ा थी कि वो इन नेमतों से पूरी ज़िंदगी दूर रहेगा, ताकि उसे एहसास हो कि खोने का घाटा क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महक को अरसलान को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, या फिर महक ने जो फैसला लिया वो एकदम सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।